हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने इस बुक के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे वो करा दिए थे और एक प्रैक्टिस सेट भी करा दिया था। बीच में फ्रेंड्स इसे हमने रोक दिया था, लेकिन अब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब आपको लगातार लगातार इसकी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हो तो 4वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। फ्रेंड्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है nवें सेकंड के लिए। तो चली गई दूरी कितनी होती है, एस बराबर यू प्लस ए वाई टू टू एन माइनस वन। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। यू क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग, ए क्या है त्वरण, और एन क्या है जो जो से भी सेकंड में आपसे दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। ए वह कितना है त्वरण, तो आप देख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ 4 लिख देंगे, 2 से डिवाइड करना है। और एन की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी nवें सेकंड 4वें सेकंड में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 2 से गुणा करेंगे करेंगे तो, और -1, तो 4 दूनी ये से कट जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 7 दूनी 14। तो कितनी 4वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 14 मीटर। तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है कि nवें सेकंड की दूरी का, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से आराम से टिक कर सकते हैं ऑप्शन को। बस आपको ये फॉर्मूले जो न्यूटन की गति की इक्वेशन दी गई हैं वो आपको चारों फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण है हमारी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी हमारी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और 2gh। तो आपको ये तीनों समीकरण हैं और चौथी ये समीकरण याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 किलोग्राम का एक पिंड 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर की दिशा तथा 6 किलोग्राम का दूसरा पिंड 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो उसका संवेग परस्पर होगा। दोस्तों, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको चाल दी गई है। अगर आपसे वेग की बात करी जाती तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन देखना पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पर चाल दी गई है। तो इसलिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लो हमारे 2 पिंड हैं, एक पिंड इधर है एक पिंड इधर है, तो एक इधर की ओर चल रहा है। इसका संवेग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी द्रव्यमान का और वेग का हम या स्पीड का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। तो पहले पिंड के लिए बात करते हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना दिया गया, 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम लिख देंगे पहले वाले के लिए P1। और इसका वेग कितना दिया गया है या चाल कितनी दी गई है, 10। तो 10 3 ढाई 30, कितना आ जाएगा, 30। दूसरे वाले का हम निकाल लेते हैं, तो इसकी जो द्रव्यमान कितना दिया गया है, 6 किलोग्राम, और चाल कितनी दी गई है, 5। तो 6 पंजे 30। तो दोनों का ही हमारा संवेग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, बराबर है। अगर आपको इसमें वेग दिया गया होता तो आप कौन सा टिक करते, बराबर एवं विपरीत चिन्ह के। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, चाल के लिए केवल यही होगा, बराबर हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 मीटर लंबा तख्ता धातु के पाइप पर आधारित है। 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 बालक तख्ते के सिरे पर बैठे हैं। 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूरी पर बिठाना चाहिए कि तख्ता क्षैतिज रहे। तो आपको एक ऐसी स्थिति दे रखी है, ये हमारा कोई तख्ता है और ये कितना है, 6 मीटर का। कितना है, 6 मीटर का। तो पहला बालक यहाँ पर बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है। पहला बालक में वजन है 40 किलोग्राम, दूसरे में कितना है, 20 किलोग्राम, और इसका मध्य बिंदु कितने पर है, 3 मीटर पर। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो 30 किलोग्राम के बालक को मध्य बिंदु से कहाँ बिठाला जाए। हम मान के चल रहे हैं, हमने क्या नाम है, जो 30 किलोग्राम का बालक है हमने कहाँ बिठाला है, यहाँ बिठाला है। और कितनी दूरी पर बिठाला है, ये हमारा मध्य बिंदु है, 3 मीटर यहाँ से दूरी है और 3 मीटर यहाँ से है। तो हम मान सकते हैं हमने यहाँ पर बिठाला किसे, 30 किलोग्राम को।
30 किलोग्राम वाले बालक को हमने इसे बिठाला है, तो कितनी दूरी पर बिठाला है? x दूरी पर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, इधर का आघूर्ण और इधर के आघूर्ण को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले कि यहाँ क्या दिया है 40, तो 40 गुणा 3, क्योंकि मध्य बिंदु से दूरी कितनी है 3, तो ये कौन सा बाईं ओर का आघूर्ण। अब बात करते हैं 30 वाले की, तो 30 वाले की यहाँ मध्य बिंदु से कितनी दूरी है x, तो ये कितना आ जाएगा 30x। अब इस 20 वाले की बात करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो मध्य बिंदु से कितनी दूरी है इसकी, आप देख सकते हैं 3, तो कितना आ जाएगा 20 तियाँ जो भी हो 60। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 4 तियाँ 12 यानी कि 120, और ये कितना आ जाएगा 30x, और ये कितना आ जाएगा 20 तियाँ 60। तो 120 में से 60 को इसे घटाएंगे, कितना आ जाएगा 60, और 30x, 30 नीचे आ जाएगा जब x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 30 दूनी 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर, यानी कि 30 किलोग्राम के जो बालक है उसे मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बिठालना चाहिए, 2 मीटर दूरी पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको अच्छी रैंक लाना है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1.5 मिनट पर पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो आपको इसमें शक्ति बताना है, यानी कि पावर बताना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सामर्थ्य का। तो किया गया कार्य को जब हम समय से डिवाइड कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाती, पावर। तो हम यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, mgh बटे टी, सबकी वैल्यू रख देंगे हम। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, यानी द्रव्यमान कितना दिया गया है 40, g का मान हम 10 लिख देंगे, h कितना दिया गया है देख सकते हैं 9 मीटर, और जो टाइम दिया गया है 1.5 मिनट, आधा मिनट। तो आधा मिनट को हम ऊपर लिख देंगे, ये पहुँच जाएगा ऊपर 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 नेम 36, 36 दूनी 72, यानी कि 720 वाट आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति मिनट 120 कदम भरता हुआ एक सैनिक ऊंची दीवार की ओर बढ़ रहा है, तो वो 80 मीटर की दूरी पर पहुंचता है, तो उस कदम की प्रतिध्वनि दूसरे कदम से मिल जाती है, यानी दूसरे कदम में उसकी जो प्रतिध्वनि के बराबर हो जाती है, उसकी दूसरे कदम में चली गई दूरी किसके बराबर हो जाती है, प्रतिध्वनि की बराबर हो जाती है। तो उसका ध्वनि का वेग बताना है आपको। थोड़ा टफ क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं। चलिए इसे भी करने की कोशिश करते हैं। तो मान सकते हैं 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में चली गए कदम कितने होंगे, 120 कदम। तो 1 सेकंड में कितने चलेगा, 1 सेकंड में कितने कदम चलेगा, 2 कदम। 1 कदम कितने सेकंड में चलेगा, तो 1/2 सेकंड में। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मान सकते हैं कि जो दूसरे कदम में उसने कितनी मीटर दूरी चली है, 80 मीटर, तो 2 गुणा 80 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगी दूरी। तो अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि जगह कम है। अब क्या करना है आपको, ये क्या आपको दूरी मिल गई, आपको निकालना क्या है, वेग निकालना है प्रतिध्वनि का, यानी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी बटे कितना आ जाएगा हमारा टाइम, डी कितनी 2 गुणा 80, और टाइम कितना, यानी दूसरे कदम में हमने जो 2 कदम करने में हमें कितना समय लगा है, आधा मिनट, आधा सेकंड, सॉरी आधा सेकंड। तो आप इसे 1/2 लिख देंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा जब आप इसे गुणा करेंगे, 4 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 320 मीटर पर सेकेंड। तो इसके जो ध्वनि का वेग कितना आ जाएगा, 320 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों इसे लेकर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि पानी का घनत्व किस पे अधिकतम होता है, किस तापमान पर, या पानी का आयतन किस पे अधिकतम होता है। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस से हमने किसी पानी को गर्म किया तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, उसका जो उसका आयतन है, आयतन घटता है, क्या होता है, घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म कर रहे हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऊपर जो जितना भी जाएगा क्या होगा, उसका आयतन बढ़ने लगेगा। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
तो पहले आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस ट्रिक से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो हमारी डेंसिटी यानी घनत्व होता है, घनत्व बराबर हमारा कितना होता है, मास बटे वॉल्यूम। मास क्या है, द्रव्यमान, वी क्या है, द्रव्य आयतन। तो जब घनत्व हमारा बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, हमारा घटेगा। यानी इन दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि इन दोनों में कैसा, उल्टे का संबंध है। एक चीज़ घटेगी तो दूसरा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपने आप। तो आपको एक चीज़ बनाना है, एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, जो आप कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले। आप बनाएं बॉल वी। वी क्या है हमारा, वी से होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। और ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस क्या चीज़ है, तापमान। और ये हमारा मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। और यहाँ पर लिख लें आप 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। आप देख सकते हैं इसकी वी की शेप है। अब हमने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। तब क्या देख सकते हैं आप, इसका आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से चल रहा है। चलिए दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से हम जब इसे गर्म कर रहे हैं तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, गर्म, इसका आयतन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस पर अब आपसे पूछा जाए तो पानी का न्यूनतम आयतन किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन घनत्व में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसी का आप मिरर इमेज बना देंगे इस तरीके से। तो 0 डिग्री और ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे कोई पूछे पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन न्यूनतम किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपसे क्या पूछा गया, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो किस पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आई होप आपकी समझ में ये ट्रिक आई होगी, आप इससे आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री कोण घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाएगी। फ्रेंड्स, जब एक समतल दर्पण को निश्चित कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण क्या होती, अगर मान लो हम थीटा से घुमा रहे हैं तो परिवर्तित किरण कितने से घूमेगी, 2 थीटा से। समतल दर्पण की बात हो रही है। तो ये कितने से घूमा है, 2 से घूमा है, तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बेग पूछा जाए कि अगर एक समतल दर्पण मतलब बेग अलग दे रखा है, कि अगर एक वस्तु का बेग दे रखा है और समतल दर्पण में आपसे बेग पूछे तो क्या करेंगे, उसका दुगना कर देंगे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक करके बता देता हूँ, जगह तो कम है फिर भी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ दर्पण कौन सा दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण दे रखा है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा नेगेटिव होती है, इस चीज़ को आपको पता ही होगा। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अगर आपको फोकस दूरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे, यानी 60/2। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस की आ गई क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अब ये क्या है हमारा अवतल दर्पण, इस तरह से अवतल दर्पण बनता है और यहाँ इस तरह से इसकी पॉलिश होती है। अब आपसे कहा गया है कि वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी वस्तु यहाँ कहीं रखी है 60 सेंटीमीटर दूर। अब चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से जो इस तरह से चिन्ह प्रॉपर्टी में आप बना सकते हैं, तो चिन्ह प्रॉपर्टी इधर भी जितने होंगे सब नेगेटिव होंगे, तो आप इस तरह से एक लाइन खींच के समझ सकते हैं, इधर क्या होगा, नेगेटिव होंगे। तो 60 सेंटीमीटर ये किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू है, तो कितनी है, -60 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी लेना है, नेगेटिव लेना है, कितनी, -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी लेना है, -60 सेंटीमीटर। जब आप v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी तो कितनी निकल के आएगी, 60 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर पर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। जगह कम है, इसे कभी मैं आपको सेपरेट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। इवन आप 10th या 12th में होंगे फिर भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, क्योंकि इससे तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट का एग्ज़ाम दो या किसी का दो, इससे फिर भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रुप डी में तो बहुत ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कंपटीशन टफ होने वाला है। NTPC CVT 2 में भी आपको अच्छे खासे साइंस के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की शक्ति 50 डायोप्टर है, इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होगा? तो सबसे पहले आपको इसके लिए दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको शक्ति दे रखी है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। एफ क्या होता है हमारा? फोकस दूरी। तो आपको शक्ति दे रखी है, तब आप फोकस दूरी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 0.5। तो आपकी क्या आ गई? फोकस दूरी। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये किस में आई है? तो ये आप मान सकते हैं मीटर में आई है, मीटर में। अब आपको निकालना क्या है? सॉरी, सेंटीमीटर में आएगी। तो एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, निकाल के देख लेते हैं। तो ये 1/50, 1/50, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, इसका जो आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस जो आपको और 0.25 और 0.2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 12.5, और इसे एक इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13.5। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दर्पण के जो सूक्ष्मदर्शी हैं, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, इन सब की भी प्रैक्टिस आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्य और नेत्रिका की फोकस दूरियां 100 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता आपको बताना है, जबकि न्यूनतम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि भी न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का, अगर आपको खगोलीय दूरदर्शी दी गई है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है m बराबर F0/Fe प्लस 1/Fe/D। तो ये क्या है? इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे डी की मान निकाल लेंगे यहाँ से। FO यानी कि अभिदृक्षक की दूरी कितनी है? 100। और Fe क्या है? नेत्रिका की दूरी, फोकस दूरी, तो ये कितनी है? 5 प्लस 1 प्लस Fe कितना दे रखा है? 5। और डी कितना है जो इस पर जो न्यूनतम दूरी, ये कितनी होती है? 25। तो ये आ जाएगा 1/5, और जब इसे ऐड करेंगे 4/5, तो ये आएगा 100/5, और ये आ जाएगा 4/5। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 5 6/5 आएगा, सॉरी। तो ये 5 5 पंजे 25, 25 चौका 100, और 6 चौक 24। तो कितना आ जाएगा आंसर? 24। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 24। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न परिपथ में धारा आई का मान होगा, जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। फ्रेंड्स, ये समांतर क्रम में दिया गया है। आपको पता ही होगा समांतर क्रम में जो वोल्टेज क्या रहता है? समान रहता है, और धारा का डिस्ट्रीब्यूट यानी धारा बढ़ जाती है। तो इसमें दे रखा है, इस वाले में धारा 2 एम्पियर दे रखी है, और आपको निकालना किसमें? इस वाले में। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा? आपको प्रतिरोध निकालना होगा। यहाँ से हमारी धारा क्या, हमारा वोल्टेज बी जिसमें भी आएगा, बी सब में बी भी आएगा। तो बी बराबर हमारा होता है IR, बी बराबर IR। तो इस वाले की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें आई कितना है? 2, और प्रतिरोध कितना है? 3। तो 3 दूनी 6 वोल्ट हमारा क्या आ गया? विभवांतर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? धारा निकालना है, क्योंकि इसमें V तो हमारा मिल गया। V बराबर कितना लेना है? फिर से हम इसमें इस वाले में लगा देंगे। तो V बराबर IR। अब V कितना हमारा? 6। I हमें फाइंड आउट करना है। R कितना दे रखा है? 1 ओम। तो I का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान 5 किलोग्राम और अपेक्षित घनत्व 3 वाले पत्थर को एक झील की तली पर पड़ा है। ऊंचाई 5 मीटर, उठाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन आप टफ मान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका रियल वेट निकालना है। पहले आपको पानी में डालने पर उसकी कमी कितनी होगी। तो जो हवा में वजन कितना है? 5। कितना है हवा में वजन? 5।
और जो इसका अपेक्षित घनत्व कितना दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। और वस्तु का जो ओरिजिनल वजन कितना दे रखा है 5 है, और ये क्या है अपेक्षित घनत्व की वजह के कारण। तो जो उसका वस्तु का ओरिजिनल वजन कितना आएगा 5 में से आप क्या करेंगे 5/3 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 या 15, 15 में से 5 जाएंगे तो 10/3, ये क्या आ जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर W बराबर mgh। तो m कितना दे रखा हमारा 10/3। जी का मान आप कितना ले लेंगे, जी का मान लेंगे 10। h कितना दे रखा है 5, तो कितना आ जाएगा 500/3। 500/3 जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 ही कम 3 और ये 3 कुल मिला के आ जाएगा 133.3 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा पहला यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा, आपको बताना है। तो ये कितना होता है, सबसे पहले जो वेट दिया गया होता है उसे हम लिखते हैं, और जो मॉलिकुलर वेट होता है उसे लिखते हैं, और आयतन कितना दे रखा होता है 22.8, 22 पॉइंट कितना होता है हमारा 4 लीटर। तो ये कितना दे रखा है 88 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट होता है हमारा कितना होता है 44। तो ये 22.4 अब 44 दूनी 88, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। इसे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस ध्यान रखेंगे। तो इसमें तो ऑप्शन गलत दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। K2SO4 Cr2SO4 3 SO4 का होल्थ्रिज 24H3O 24H2O होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक द्विक लवण है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स द्विक लवण यानी यूक्विमोलिकुलर क्या होते हैं, जब दो समान लवण के घोलों को मिलाकर वाष्पीकृत किया जाता है तब कभी कभी एक नए प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1/2 वायुमंडल दाब पर 22.4 लीटर आयतन वाले 28 ग्राम नाइट्रोजन को 273 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर दाब 2 वायुमंडलीय हो जाता है। गैस के नए आयतन लीटर में होगा। तो इसमें आपको गैस समीकरण लगा देना है। तो गैस समीकरण कहाँ से लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले P1 B1 T1 बराबर क्या होगा B2 P2 P2 B2 और क्या होगा T2। सबकी आपको वैल्यू रख देना है। P कितना दे रखा है आपको, P का मान कितना दे रखा है P1 का 1/2, तो 1/2। B1 का मान कितना दे रखा है वॉल्यूम का 22.4 लीटर, कितना दे रखा है 22.4 लीटर। और जो T1 हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन। 273 बराबर का निशान लगाएंगे। P2 कितना दे रखा है 2 वायुमंडलीय दाब। V2 कितना है हमारा V2 आपको निकालना है। और T2 क्या है 273 दे रखा है T2, इसमें 273 दोबारा ऐड करेंगे तो यानी 2 से मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं 273। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 273 से 273 कैंसिल, और 222.4 को हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 11.2 लीटर। तो गैस समीकरण का अगर आपको याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल करने के लिए गुणा भाग तो अच्छे से आना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, वो तत्व है। तो इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं 1H1, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 वाला तत्व है। तो आप देख सकते हैं इसके जो हमारा जो ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा हुआ है।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से किसका भरा हुआ होता है? अक्रिय गैसों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, अक्रिय गैस। और ये उसका, अगर इसका हम जो देखें परमाणु क्रमांक देखें तो कितना होगा? 2 और 8 इसके लास्ट में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 8 8, तो कितना हो जाएगा? 18। 18 किसका होता है? ऑर्गन का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर में समूह के तत्वों में समानता होता है। तो आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों को समानता उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या के बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समीकरण में अपचयन की क्रिया है। तो अपचयन यानी कि रिडक्शन, तो वो रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन का आवेश घट जाता है और ऋण का आवेश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऐसा किस में हो रहा है? ऐसा केवल सी में हो रहा है। Cl2 में क्या हो रहा है? धनावेश बढ़ जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रही है? अपचयन की क्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MnO2 + 4HCl बराबर MnCl2 + 2H2O और Cl2 में ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जिस पदार्थ का अपकरण यानी रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपको बताना है? MnO2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से करने की कोशिश की होगी। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके लिए आपको अगर बेसिक मजबूत है तो ही इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेसिक क्या, बेसिक से भी ऊपर अगर आपको मजबूत होगा तो ही इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी हैं NTPC CBT 2 में और ग्रुप डी में। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो जल्द से जल्द मैं और जो जनरल अवेयरनेस का भी पोर्शन आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इसमें जो लेक्चर सीरीज में न्यूमेरिकल चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। तो इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे हम जल्द से जल्द उसे पूरे करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।